सो ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं दैट इज फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ये 4 मार्क का शॉर्ट नोट में आएगा। और इसका जो पिछला वीडियो था व्हाट इज नेशनल इनकम, या तो डेफिनेशन या व्हाट इज नेशनल इनकम पूछेंगे तो 2 मार्क के लिए पूछेंगे। लेकिन कुछ भी याद रखना, उन्होंने फीचर्स पूछा तो तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम ये आंसर ABCD फॉर्म में लिखो 4 मार्क का, ठीक है ना। ये ABCD लिखना और फिर तुम्हारा फीचर्स E बन जाएगा, करेक्ट। सो तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। पहले हम इसके पॉइंट्स देखेंगे, बहुत इजी है, इसको ज्यादा टाइम और हार्ड नहीं लगेगा तुमको। सो तुम्हारे सामने ये फीचर्स आ गया एक एक करके, ठीक है। 4 मार्क के लिए है तो मैंने 13 पॉइंट्स दिए हैं, आराम से फुल मार्क्स मिल जाएगा ABCD और इसको E रखा तो। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। National income is a macroeconomic concept. It's not a micro concept. It's a macroeconomic concept. ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई, बट बिकॉज ये एग्रीगेट की बात करता है, पूरे देश की बात करता है, पूरे देश के इनकम की बात करता है, तो नेशनल इनकम कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेक्ट। इट डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। दूसरा, मॉनेटरी मेजर। याद रखो, अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स में भी देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी नहीं रहता, उसी प्रकार से नेशनल इनकम में अपन अपने देश में करीबन 2.5 करोड़ टू व्हीलर्स बनाते हैं, ये सब नहीं आएगा, उस टू व्हीलर्स का वैल्यू कितना है वो आएगा। सो नेशनल इनकम इज ऑलवेज बेस्ड इन मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू। इट इज नेवर इन क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज बेस्ड इन इंडियन रुपीज। आया समझ में। नंबर 3, फ्लो कंसेप्ट। मैंने ऑलरेडी बताया था कि 2 कंसेप्ट होता है, एक स्टॉक और एक फ्लो। स्टॉक कंसेप्ट इज द वेल्थ कंसेप्ट, जो कि डैम्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स जो अपने देश में है वो स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि वो एक झटके में तुम एयरपोर्ट बढ़ा नहीं सकते, उसको 2-3 साल लगता है एक एयरपोर्ट बनाने। सो या न्यूक्लियर रिएक्टर बनने में टाइम लगता है, तो सब वेल्थ माना जाएगा, स्टॉक कंसेप्ट। बट नेशनल इनकम ईयर टू ईयर बदलता है, इसलिए नेशनल इनकम को फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। इट इज द फ्लो ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जो कि चौथा पॉइंट है। फाइनेंशियल ईयर इज अ टाइम फ्रेम। नेशनल इनकम हमेशा 1 साल का होता है। वैसे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर है, लेकिन अपना अप्रैल टू मार्च। सो बाकी देश क्या करते हैं दैट इज देयर लुकआउट, लेकिन इंडिया का नेशनल इनकम 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है, ये 1 साल के पीरियड में जो आउटपुट आता है वो काउंट करते हैं। हालांकि जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 में वापस बीजेपी यदि आता है जीत के, तो फिर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में जनवरी टू दिसंबर वो लोग जरूर कर देंगे। अभी कोविड और अयोध्या ये सब इतना सारा था इनके हाथों में, तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर को चेंज नहीं किया। ये फाइनेंशियल ईयर ब्रिटिश की प्रथा है, जो जहां तक मेरा मेमोरी 1867 से, बिकॉज ब्रिटिशर्स का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, तो उन लोगों ने इंडिया का भी वो बनाया। और इफ यू चेक आउट 150 साल से अपन ब्रिटिशर्स का फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, और वर्ल्ड के बहुत सारे देश का जनवरी टू 31 दिसंबर है। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर और 3-4 साल रहेगा अप्रैल टू मार्च, लेकिन बाद में वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेशन के लिए अपन जनवरी टू दिसंबर कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है और सपोर्ट करता हूँ मैं उसको। छठवा, नो डबल काउंटिंग। जैसे कि मैंने बताया था MRF टायर बनाता है, वो टायर का तुम 5000 काउंट करोगे, 4 टायर जो कार में लगते हैं और स्टेपनी 5 लगता है, तो 5000 इंटू 5 25,000 का टायर तुम नेशनल इनकम में काउंट करोगे,
और एमआरएफ टायर और मारुति कंपनी का 5 लाख की कार भी काउंट करेंगे जिसमें टायर ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि मारुति कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें टायर भी जोड़ा होगा, प्लस प्रॉफिट करके 5 लाख आया, तो मारुति कंपनी के 5 लाख में टायर का कीमत ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, सो डबल हो जाएगा एमआरएफ का भी और मारुति का भी। इससे नेशनल इनकम नकली तरीके से बढ़ जाएगा, देश रईस दिखेगा है नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए डबल काउंटिंग अवॉइड करते हैं। तो एमआरएफ कंपनी का आउटपुट को छोड़ दो और मारुति का काउंट करो तो उसमें टायर ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो डबल काउंटिंग नहीं करना चाहिए, नहीं होता है। सातवां, एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू और एक और चीज है इसमें, हाँ पांचवा, ऑल सेक्टर्स कंसिडर्ड, मैंने शायद पांचवा पॉइंट मिस कर दिया था, अभी बता दूं। ऑल सेक्टर्स कंसिडर्ड, अपने देश में 3 सेक्टर्स माना जाता है प्राइमरी, जो कि एग्रीकल्चर और सपोर्टिंग एक्टिविटीज है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी बी, फिश कल्चर या पिसी कल्चर जिसको बोलते हैं, वो आ जाएगा। और सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आता है, और टर्शियरी सेक्टर इज द सेक्टर ऑफ सर्विस। सो इफ तुम चेकआउट करोगे एग्रीकल्चर सेक्टर ये बदलते रहता है, कोविड के टाइम में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन काफी था, तो ऐसा एज्यूम कर लो कि करीबन 13 से 14%, 13% पकड़ लो, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन करीबन 24 to 25 कंट्रीब्यूट करता है। और जो सर्विस सेक्टर है अपने देश का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, बॉलीवुड, फिनेंस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, और ये देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 62%। अमेरिका, जापान जैसे बड़े देश जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, इनका जो कंट्रीब्यूशन करता है टर्शियरी, दैट इज सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो कंट्रीब्यूट करता है 98%। और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है, मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है करीबन 87%। सो तुम नोट करोगे डेवलप, और अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर एक समय आजादी के बाद 50% कंट्रीब्यूट करता था। कोई भी देश जो डेवलपिंग से डेवलप में जा रहा है, उसका एग्रीकल्चर का हिस्सा नेशनल इनकम में कम होते जाता है। सो अमेरिका, जापान में एग्रीकल्चर का हिस्सा टोटल नेशनल इनकम में करीबन 2% रहता है, इंडिया का 13% है। और वक्त के साथ साथ जैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा कम होना ही है। उसका कारण है, यदि अपने देश में सपोजिटली 1,40,000 हेक्टेयर की जमीन है, ठीक है, तुम उसको 2 लाख तो नहीं कर सकते। जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है, तुम उसका आउटपुट, बारिश अच्छी हुई तो 5%, 10% तक बढ़ेगा, उससे ज्यादा तो नहीं। सो एग्रीकल्चर को तुम स्पीडीली बढ़ा नहीं सकते। उसका साल का जो ग्रोथ है, जो एनुअल ग्रोथ है, वो 2-3% से ही ग्रोथ होता है। मतलब 100 टन आया तो अगले साल 102, 101 टन ही आएगा, अच्छी बारिश हुई तो 105 ज्यादा से ज्यादा। तुम एक झटके में 125 नहीं कर सकते। जमीन में जो अनाज आता है, 100 किलो गेहूं 150 किलो नहीं देगा, जमीन को उतना ही देगा, ठीक है ना। लेकिन तो मैन्युफैक्चरिंग में एक फैक्ट्री डालो तो एक झटके में आउटपुट बढ़ता है। तो वही अपने देश में हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर काफी फास्ट ग्रो हो रहा है, एग्रीकल्चर स्लो। वो तो हर देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ स्लो होता है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड, मतलब कि जो फॉरेन के जो इनकम है, जो अपन एक्सपोर्ट करते हैं, और जो बाहर के लोग इंडिया में पैसा भेजते हैं, ये सब जोड़ा जाएगा। और इंडिया से जो बाहर जाता है पैसा, उसको माइनस किया जाएगा, ठीक है ना। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ा जाता है। ट्रांसफर अर्निंग्स नॉट इंक्लूडेड। अब ये ट्रांसफर अर्निंग्स क्या होता है? ट्रांसफर अर्निंग्स एक ऐसा अर्निंग्स है जिसमें तुमको पैसा मिल रहा है बट तुमने मेहनत नहीं किया। मतलब कि जिसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, गिफ्ट चेक्स मिल रहा है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से जैसे हर महीने गवर्नमेंट फ्री का अनाज कुछ दे रहा है, जो पेंशन है, पेंशन में तो आदमी रिटायर हो चुका है बट वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, बट उसको पेंशन मिल रहा है, ये सब नेशनल इनकम में जोड़ा नहीं जाता। सो ट्रांसफर अर्निंग्स वो अर्निंग्स है
जिसमें स्कॉलरशिप तुमको मिला है लेकिन तुम रिटर्न फेवर नहीं कर रहे दे रहे हो, तो वो मुफ्त का है देखा जाए तो, इसलिए वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते ट्रांसफर अर्निंग्स। ये तुमको फिल इन द ब्लैंक और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की भी जरूरत है। नेक्स्ट 10वां, कैलकुलेशन कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में भी करते हैं। अब इसमें ये जो कैलकुलेशन है, हाँ, जो कैलकुलेशन है इसको इनकम दो प्रकार से निकालते हैं। एक होता है नॉमिनल नेशनल इनकम, ये अपने देश का जो नेशनल इनकम है स्टैटिस्टिक्स, उसमें तुमको नेशनल इनकम दो मिलेगा, एक नेशनल इनकम और एक रियल इनकम, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुमको मिला है अभी 12th में 95%, लेट अस अज्यूम, लेकिन तुमको 10th में था 80%, ठीक है। तो 10th के हिसाब से तुम्हारा अभी का इनकम काउंट होगा 80%। ये एक एग्जांपल दिया। अब इसको समझाने के लिए मैं अभी क्या करूंगा, तुमको मैं एक एग्जांपल दूंगा। सपोजिटली अपने देश में एक 100 किलो शक्कर ये साल 50 रुपया किलो बेचा गया, ठीक है। सो अपने देश का इस साल का नॉमिनल नेशनल इनकम कितना है, 5,000, ठीक है। और शुगर का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सो इस साल का नेशनल इनकम फॉर 2020-21 का ये एट करंट मार्केट प्राइस 50 रुपीज करंट मार्केट प्राइस है। लेकिन वही 100 किलो यदि मैं 2017 के प्राइस पकड़ो तो उस समय 35 रुपीज था। तो इस साल का नॉमिनल नेशनल इनकम 5,000 रुपया है, जो इस साल का है, ठीक है ना, जो इस साल के मार्केट प्राइसेस के हिसाब से है। लेकिन वही क्वांटिटी पकड़ रहा हूं मैं, क्वांटिटी वही है, लेकिन जो कीमतें हैं 2017 का पकड़ा गया। देयरफॉर एक इसको बेस ईयर बोलेंगे या जीरो ईयर बोलेंगे। ये तुम्हारा इंडेक्स नंबर में जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है उसमें ये सब आएगा। तो ये 35 रुपीज बेस ईयर का प्राइस पकड़ के, सो इस साल का नॉमिनल नेशनल इनकम इज 5,000 बट रियल नेशनल इनकम इज 3,500, ऐसा पकड़ा गया है। सबको समझ में आया, यस और नो? सबको समझ में आया? यस सर। अभी इसमें कठिनाई ऐसा है कि अपना जो पेट्रोल का दाम है, मैं 100 रुपए का क्वांटिटी 100 लीटर पेट्रोल पकड़ रहा हूं, ठीक है। तो अपना देश 102, मतलब कितना दिखेगा, 10,200, मतलब अपना देश का नेशनल इनकम क्या सॉलिड दिखेगा कि भाई देश 10,200। लेकिन बेस ईयर का पकड़ा कि 100 लीटर 5 साल पहले तभी 80 रुपए था, तो कितना मिलेगा, 8,000। सो तुम जब नॉमिनल नेशनल इनकम देखोगे तो फर्क क्या है कि क्वांटिटी सेम था। तो अभी 2017 में, ठीक है, 2017 में 80 रुपए पेट्रोल का दाम था, आज 102, तो आज दिख रहा है 10,200। तो तुम बोलोगे बाप रे देश बहुत जबरदस्त आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ा है, उतना का उतना ही है। क्यों? क्योंकि उस समय का क्वांटिटी 100 था, आज का क्वांटिटी 100 है, क्वांटिटी सेम है, मार्केट प्राइस बढ़ गया इसलिए महंगाई के हिसाब से इसलिए नेशनल इनकम ज्यादा आ रहा है, बट क्वांटिटी वाइज प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं है। वो तो महंगाई की वजह से देश का नेशनल इनकम ज्यादा दिख रहा है, जो कि पूरे तरीके से करेक्ट दिखाता नहीं है। इसलिए असली नेशनल इनकम देखना है तो रियल नेशनल इनकम के साथ कंपेयर करो, ठीक है। बेस ईयर का प्राइस पकड़ो, तो इस साल का नेशनल इनकम कंसीडरिंग 2017 के प्राइसेस इज 8,000 बट प्रेजेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 10,200। सो 8,000 पकड़ेंगे तो अपन बोलेंगे पहले भी 100 आउटपुट था, अभी भी 100 है, तो प्रगति कुछ नहीं हुआ है। जबकि ये देखेंगे तो बोलेंगे बाप रे अपना देश 25% से ग्रो हुआ है। फर्क समझ में आया कैसे गड़बड़ी होता है नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है यस सर। सबको?
इसलिए कभी भी रियल नेशनल इनकम देखने का वो करेक्ट इंडिकेटर है। नॉमिनल तो महंगाई की वजह से बस, अब तेल ले लो, तेल 1000 रुपए लीटर था, अभी 1300 है, एक झटके में 30% का दाम बढ़ गया, तो नेशनल इनकम तो ज्यादा ही दिखना है सबको, लेकिन क्वांटिटी तो उतना ही है ना। ठीक है, सो यहाँ पे ये मेरा रियल और नेशनल इनकम का कमेंट था। नेट इनकम इज अ नेट एग्रीगेट वैल्यू, सिंपल सा है कि जो अपने देश का सपोजिटली आउटपुट है 2,20,000 करोड़, ठीक है, लेकिन भाई तुम जब मशीन चलाते हो तो मशीन का कीमत इस्तेमाल करने से कम होता है, डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, डू यू एग्री? डेप्रिसिएशन चैप्टर, डेप्रिसिएशन जो कम होता है, सो हम क्या करते हैं, करीबन 5% नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन का माइनस होता है। सो 2,20,000 का करीबन 10,000 पकड़ो, सो ये माइनस होके, या इसको मैं 2,10,000 पकड़ता हूँ, -10,000 करो, 2,10,000 का नेशनल इनकम आया, लेकिन 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस करो, सो इसको ग्रॉस का फिगर बोलेंगे, ये ग्रॉस है, और ग्रॉस का तो कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट इज नेट आफ्टर डेप्रिसिएशन, सो ये 2 लाख आएगा। सो अपना डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ नेट इज 2 लाख करोड़, ये तुम्हारा नेट नेशनल इनकम बोला जाएगा। इसके अलग अलग टर्म्स है, इसका नंबर कल आएगा, आज नहीं। सो इसलिए नेट इनकम इज अ नेट एग्रीगेट वैल्यू, मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई भी देश का इंडिकेटर जानना है, प्रोग्रेस जानना है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज द नेशनल इनकम, नंबर 2 इज द पर कैपिटा इनकम। यदि वक्त के साथ साथ तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा है, इट मीन्स द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। कोई भी देश का प्रोग्रेस जानने के लिए सबसे पहले तुम कोई भी देश, स्वीडन की बात करो, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा भाई स्वीडन का नेशनल इनकम क्या है, इससे पता चलेगा कि उस देश का प्रगति क्या है। अभी जोक की बात है, मुकेश अंबानी का जो जो संपत्ति है वो तंजानिया या साउथ अफ्रीका के कुछ देश के नेशनल इनकम से ज्यादा है। मतलब मुकेश अंबानी साउथ अफ्रीका के, तंजानिया, केनिया, ये सब देश से रईस है, मतलब अकेला मुकेश अंबानी देश को खरीद सकता है, इतना पैसा है। तो तुमको समझ में आएगा कि देश कितने गरीब है अभी भी, ठीक है। सो कोई भी देश का जानना हो तो उस देश का नेशनल इनकम चेक करो। अपना 2 लाख करोड़ है, कोई देश बहुत उड़ रहा है और बोलता है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, भाई 20,000 करोड़ है, तुम हमारा सिर्फ 10% हो, मतलब इंडिया का 10% है बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज, करेक्ट। और मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये 3 प्रकार से कंप्यूट किया जाता है, ठीक है ना, वो मैं तुमको अलग से बताऊंगा। एक प्रोडक्ट मेथड है, एक इनकम मेथड है, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड है। ऐसे 3 मेथड से कंप्यूट किया जाता है, वो तुमको कल नंबर आएगा उसका, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं तुम पूरा रीड करो इसको। नाउ ये 13 पॉइंट्स लर्न करने के लिए एक स्टोरी बनाया है मैंने, लेट अस चेक आउट ये स्टोरी तुमको कनेक्ट होता है कि नहीं। शायद तुमको इजी भी जाए। कोरोना वायरस, ये पिछले साल ही बनाया था स्टोरी। सो स्टोरी ऐसा स्टार्ट होता है कि पहले कोरोना वायरस ने मैक्रो लेवल पे चाइना पे कब्जा किया, मतलब पूरा चाइना में कब्जा था। दूसरा, एक्चुअली तुम देखो चाइना में का जीडीपी भी कम हो गया था। सो पहला चाइना के वुहान से पूरे देश में फैल गया, तो मैक्रो लेवल पे चाइना ने कब्जा किया, फिर उसकी मॉनेटरी हालत खराब कर दिया, फिर वो फ्लो होके अमेरिका। ऐसे सोचो कि पहले चाइना ने कोरोना ने चाइना में पूरे देश में कब्जा किया, चाइना की मॉनेटरी हालत खराब कर दी, फिर कोरोना प्लेन से फ्लो होकर उड़कर अमेरिका गया। पिछले साल ऐसे ही हुआ था, चाइना और अमेरिका के बीच काफी बिजनेस रिलेशन है, तो फ्लाइट्स काफी आते जाते हैं। तो चाइना से फ्लाइट में
एरोप्लेन में फ्लो होके कि अमेरिका गया, अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर पूरा बर्बाद कर दिया, सॉलिड असर हुआ था अमेरिका को। इनफैक्ट आज भी सबसे ज्यादा डेथ्स अमेरिका के ही हुए हैं, इंडिया से भी ज्यादा। अमेरिका, ब्राजील, फिर इंडिया था, लेकिन अभी इंडिया ने ब्राजील को पीछे कर दिया है। सबसे ज्यादा कोरोना डेथ्स अमेरिका के बाद इंडिया में ही हुआ है। सो पॉइंट नंबर 1, कोरोना वायरस ने मैक्रो लेवल पे चाइना को बर्बाद किया, पूरा कब्जा किया, फिर उसकी मॉनेटरी हालत खराब कर दी, फिर चाइना से प्लेन पकड़कर फ्लो होके अमेरिका गया, अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर बर्बाद कर दिया, फिर वर्ल्ड के सारे सेक्टर्स में पहुंच गया, मतलब सब देश में पहुंच गया, ऐसे सोचो। फिर इंडिया में 6 वीक्स बाद आया, और आते ही डबल काउंट होना शुरू हो गया। भारत में तुरंत नहीं आया था। मैं तो जो सोचता था कि कैसा हालत हो रहा होगा अमेरिका चाइना का, इंडिया में ऐसा हालत होगा मैंने सोचा भी नहीं था। सो इंडिया में 6 हफ्ते में आ गया, और आते ही डबल काउंट होना शुरू हो गया। फिर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को अनाउंस किया, जिसके सारे गुड्स का एक्सचेंज बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में तो पिछले साल का बंद आज तक के हिस्ट्री में इतना कड़क बंद नहीं था। तुम तो बाहर भी नहीं निकल सकते थे, सिर्फ किराना मेडिकल चालू था, बाकी सब बंद था। फिर उसके बाद जिसकी वजह से सबका इनकम इंडिया में और अब्रॉड में कम हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया, जिससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी नहीं कर सकते थे। एक बार रिवाइज करते हैं। पहले कोरोना वायरस ने मैक्रो लेवल पे चाइना पे कब्जा किया, उसका मॉनेटरी हालत खराब कर दिया, फिर अमेरिका में फ्लो होके गया, पूरा फाइनेंशियल ईयर बर्बाद कर दिया अमेरिका का, फिर पूरे वर्ल्ड में के सेक्टर्स में फैल गया। उसके बाद 6 हफ्तों में इंडिया में आया और डबल काउंट होना शुरू हो गया, डबल स्पीड से फैलना शुरू हो गया। इंडिया ने लॉकडाउन अनाउंस किया, जिसकी वजह से एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बंद हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से सबका एक्सचेंज कम हो गया, जिसकी वजह से सबका इनकम में और अब्रॉड में कम हो गया। ट्रांसपोर्ट भी बंद था, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। फिर 10 हफ्ते तक लॉकडाउन का कैलकुलेशन रहा, भारत ने 10 हफ्ते तक रखा। पिछले साल अप्रैल और मई करीबन 70 दिन तक लॉकडाउन था, जिसकी वजह से पूरे देश का इनकम कम हो गया, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गया। आखिर में अलग अलग मेथड से कोरोना का मेजर शुरू किया नेशन में, ठीक है ना, अपने देश में कोरोना का जो काउंटिंग है शुरू किया, डेल्टा डेल्टा वेरिएंट, अलग अलग मेथड्स कोरोना के आना शुरू हो गए। आजकल तो डेल्टा डेल्टा प्लस ये सब शुरू हो गया, अलग अलग वेरिएंट्स, इंडियन वर्जन, अमेरिकन वर्जन, चाइनीज वर्जन, कितने सारे मेथड्स आ गए कोरोना के। सबको स्टोरी समझ में आया, ये सब नो? सबको यस स्टोरी सर। समझ में आया? एक बार पॉइंट्स लिख के निकालो, बताओ कितना याद है, फटाफट लिखो पॉइंट्स। जो वीडियो दिख रहे हैं पॉज करो और फटाफट लिखो पॉइंट्स।